ठीक, एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन और दूसरी आपके पास मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। तो ये हम डिस्कस करते हैं। एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन, ठीक है। ओसिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ बोन, और कॉन्ड्रियल आपके पास कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ये कार्टिलेज के सेल होते हैं, ठीक है, जो कार्टिलेज बोन होती है ना उसके सेल होते हैं। और एंडो से रिलेटेड है कि एंडोडर्म जो लेयर होती है ना वहां से आपके पास कार्टिलेज बनती है, और उसमें हमारे पास क्या होंगे कि जो कॉन्ड्रियल सेल है या कॉन्ड्रियोब्लास्ट या कॉन्ड्रियोसाइट सेल, उनकी मदद से हमारे पास बोन की फॉर्मेशन होगी। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आपके पास बेबी 6 और 7th वीक के दौरान माँ के पेट में लाई कर रहा होता है, ठीक है, उसकी एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, कि पूरी बॉडी के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, तो उस दौरान नैयर भाई जो हमारे पास इलोंगेटेड बोन है, ठीक है, जो कि हमारे पास इलोंगेशन में डेवलप करती हैं, जैसे हमारे पास फीमर है, ह्यूमरस है, तो ये जो बोन है इनमें जो प्रोसेस हमारे पास फॉलो किया जाता है वो होता है एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन। लेकिन जो हमारे पास फ्लैट मतलब कि ये क्लेविकुलर बोन, जो स्कल बोन को क्लेविकुलर बोन कहा जाता है, और उसके अलावा फेस बोन, इनके लिए जो प्रोसेस हमारे पास होता है वो होता है मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। तो हमारे पास एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास ये हाइलाइन कार्टिलेज डेवलप होती है। थोड़ा सा मैं स्केच आपको बना देता हूं इधर, ठीक है। ये अगर बेबी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये आपके पास बेबी का आर्म है। ये आपके पास मैंने हाइपोथेटिकली डायग्राम आपको समझाने के लिए बनाई है कि इस तरह से बेबी अगर लाई कर रहा है तो उसकी जो आर्म है यहाँ पे अगर बोन डेवलप होनी है तो बोन डेवलप होने से पहले यहाँ पे एक हाइलाइन कार्टिलेज डेवलप होगी इस तरह से, ठीक हो गया। तो ये कार्टिलेज पहले बनेगी, ये कार्टिलेज फर्दर प्रोग्रेस करेगी, मॉडिफाई होगी, और इससे प्रॉपर कॉम्पैक्ट बोन बनेगी। इस प्रोसेस को कहा जाता है एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन, के जहां पहले हाइलाइन कार्टिलेज बनती है। लेकिन जब दूसरी बात करेंगे हम मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन, तो वहां पे आपके पास हाइलाइन कार्टिलेज नहीं हो बल्कि डायरेक्ट ही बोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइलाइन कार्टिलेज में सबसे पहले इसको अगर हम देखें तो इसका जो मिडल पार्ट होगा, या हम इसको दूसरी मतलब कि अगर उसके साथ टैली करें तो इसको हम डायाफाइसिस कह सकते हैं। तो डायाफाइसिस से हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे ओसिफिकेशन शुरू होती है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास जो ये कार्टिलेज, इसको दूसरा नाम एन लेजन भी कहा जाता है, इसको एन लेजन, इसका दूसरा नाम एन लेजन कहा जाता है इसको। ये हाइलाइन कार्टिलेज, इसमें सबसे पहले जो बोन की कॉम्पैक्ट फॉर्मेशन होना शुरू होगी वो मिडल पार्ट से होना शुरू होगी, जिसको डायफाइसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर। ओसिफिकेशन सेंटर आगे खुद ब खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ये टर्मिनल पोर्शन है इसके, ये आपके पास एन एन लेजन जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, या मोल्डन भी कहते हैं, यहाँ पे इसका जो हमारे पास एपीफाइसिस वाला पोर्शन है, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो ओसिफिकेशन शुरू होगी वो यहाँ से होना शुरू होगी, ठीक है। ये क्यों बात कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे ये है, ये हमारे पास है सेकेंडरी सेकेंडरी ओसिफिकेशन ओसिफिकेशन सेंटर। दो बातें हमारे पास होगी। अब ये हमारे पास किस तरह से ओसिफिकेशन करवाते हैं, तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले ये कार्टिलेज है, तो कॉन्ड्रोसाइट सेल होते हैं कार्टिलेज में, कॉन्ड्रोसाइट सेल प्रोलिफरेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है।
प्रोलिफरेट करते जाएंगे, लेकिन एक टाइम पे आके हमारे पास उनकी प्रोलिफरेशन मतलब कि वो डेड हो जाते हैं। तो जब वो डेड हो जाएंगे तो उनकी जगह हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट सेल जो होंगे वो आएंगे और वो हमारे पास फॉर्मेशन करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे जो ओसिफिकेशन होती है, कॉम्पैक्ट बोन बनना शुरू होती है, वो भी ओस्टियोब्लास्ट सेल की मदद से होती है, और यहाँ पे भी ओस्टियोब्लास्ट सेल की। ये बात मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ नैयर भाई, होगा कुछ इस तरह से कि ये जो हमारे पास प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर है नैयर भाई, ये प्रोलिफरेट करना शुरू करेगा और ये यहाँ तक चला जाएगा, और नीचे से भी ये यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर है वो भी प्रोलिफरेट करता जाएगा और वो आपके पास यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक हमारे पास कवर कर लेगा, ठीक है। दोनों तरफ से कॉम्पैक्टेशन हो जाएगी। मतलब कि जब आपके पास ये काम प्रोसेस शुरू हुआ थर्ड सॉरी सिक्स थे सेवंथ वीक के दौरान, और एट्थ वीक में हमारे पास क्या होता है कि ये प्रोसेस हो जाता है। जब हमारे पास, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि बेबी आपके पास डिलीवर हो गया, बेबी की डिलीवरी के बाद ये जो दरमियान में आपके पास रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ओसिफिकेशन नहीं हो जाती, ठीक है। अगर मैं ये कहूं, अगर यहाँ पे ओसिफिकेशन नहीं हुई, टर्मिनल पार्ट मिडल पार्ट ओसिफाइड है, लेकिन उनके दरमियान में आपके पास जो रेमिनेंट है उसकी कंपोजिशन क्या है, कार्टिलेज की कंपोजिशन है। तो रेमिनेंट ऑफ कार्टिलेज इन बिटवीन द डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस इज कॉल्ड एपिफिजियल प्लेट, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन बात आपको ये समझानी थी। इधर मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन में जो मेन बात है वो है एपिफिजियल प्लेट। एपिफिजियल प्लेट, ठीक है। रेमिनेंट ऑफ कार्टिलेज, नीचे मैं लिख देता हूं, cartilage in between diaphysis and epiphysis, दिस इज कॉल्ड एपिफिजियल प्लेट। और ये हमारे पास कब तक रहती है, आपके पास कंटेन मतलब कि एग्जिस्ट रहती है कि जब तक प्यूबर्टी नहीं हो जाती। जब प्यूबर्टी होगी तो प्यूबर्टी के दौरान आपके पास ये, अगर मैं इस पे यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ नियर भाई इस डायग्राम पे, तो तकरीबन यहाँ पे आपके पास बनेगी ये वाली जो पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड एपिफिजियल प्लेट, ठीक है। जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया स्ट्रक्चर, तो ये कार्टिलेजिनस है। जब प्यूबर्टी होती है तो आपके पास अगर ये कार्टिलेज है तो इसकी कंपोजिशन में कौन से सेल हैं, कॉन्ड्रोसाइट है। वो क्या करेंगे, आपके पास कॉन्ड्रोसाइट जब प्यूबर्टी आएगी तो कॉन्ड्रोसाइट माइग्रेट करेंगे टुवर्ड द टर्मिनल एंड, और आपके पास टर्मिनल एंड की कैप के ऊपर कार्टिलेज बना देंगे, जो कि आपके पास इसका टर्मिनल एंड जो होता है कार्टिलेजिनस होता है, आउटर कवरिंग, ठीक हो गया। और बाकी आपके पास ये खत्म हो जाएगी, और दरमियान वाला जो पार्ट होता है वो सारे का सारा आपके पास डेंस कॉम्पैक्ट मास होता है, बोन मैट्रिक्स होता है, जो कि ओस्टियोब्लास्ट से बना होता है, ठीक हो गया। ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, वो बात हम करते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि आपके पास पहले ये था, ठीक है। ये कंडीशन थी, एपिफिजियल प्लेट रिमेनिंग थी, और एपिफिजियल प्लेट कब तक रिमेनिंग रही कि जब तक प्यूबर्टी नहीं आई। प्यूबर्टी कब आती है, 13 13 13 टू 15, तो 13 टू 50 की एज में हमारे पास एपिफिजियल प्लेट जो होती है वो उस वक्त जाके खत्म होती है, ठीक हो गया। अब हमने एक और बात की थी यहाँ पे, एपिफिजियल प्लेट है रेमिनेंट ऑफ कार्टिलेज इन बिटवीन डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस। अब एक और बात लिख लें कि आपके पास एपिफिजियल लाइन, ये भी एमसीक्यू आ सकता है, एपिफिजियल लाइन, एपिफिजियल लाइन, ये रेमिनेंट ऑफ एपिफिजियल प्लेट के, जब एपिफिजियल प्लेट खत्म हो जाएगी तो जिधर वो आपके पास लाई कर रही थी उसका जो रेमिनेंट बचेगा वो हमें यहाँ पे लाइन सी नजर आएगी, ठीक है। एक्सरे पे अक्सर नजर आती है, एक्सरे पे देखते हैं तो व्हाइट लाइन नजर आती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एपिफिजियल लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास रेमिनेंट ऑफ
एपिफिजियल प्लेट। ठीक हो गया, ये हमारे पास कहलाती है एपिफिजियल लाइन। तो दो बातें यहाँ पे अहम थी, वो हमने कर ली। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन में यही बात है। अच्छा, अब हमारे पास